स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम एक ऐसी खबर के साथ, एक ऐसे इंकिशाफ के साथ जो आपके लिए शायद नया हो और दिलचस्प भी हो। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 आप जानते हैं कि अब तो मतलब एक एक पल भारी हो रहा है और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द 20 नवंबर आ जाए, लेकिन 20 नवंबर तो अपने टाइम पे ही आएगा। अलबत्ता कभी आपने ये सोचा कि कतर की क़यादत के जहन में ये ख्याल कब आया कि हमें वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेज़बानी करनी चाहिए? क्या कोई गैस आप लगा सकते हैं कि ये ख्याल किसके जहन में आया होगा, कब आया होगा, कहाँ आया होगा? मैं आपको बताता हूं जनाब ये ख्याल कब आया। ये बात है 2006 की। जी हां, 2006 में सबसे पहले ये बात निकली कि कतर को हमें वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेज़बानी करनी चाहिए, और ये बात करने वाला और इस ख्याल को सामने लाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम सब के चहेते साहिब समू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी थे। बात है ये 2006 की, और इसको डिस्क्लोज किया है एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के या फेडरेशन के साबिक सदर जनाब मोहम्मद बिन हमाम ने। और उन्होंने बताया कि दिसंबर की बात है 2006 की, अलवजवा पैलेस में हम सब रात के खाने पर जमा थे और हमारे मेहमान थे जनाब ब्लैटर, जो कि फीफा के उस वक्त के सदर थे, अब आप कह सकते हैं कि फीफा के साबिक सदर। वो दोहा में मौजूद थे और दोहा की जो जितने भी खेल हुक्काम हैं वो सारे के सारे मौजूद थे वहां पर। और उस डिनर पे जहां बड़ी बड़ी शख्सियात थीं, वहीं पर बात करते हुए साहिब समू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यार कतर क्यों ना किसी वर्ल्ड कप फुटबॉल के एडिशन की मेजबानी करे। ये बात सामने आई ही थी कि उसके बाद मोहम्मद बिन हमाम कहते हैं कि हमने इस आइडिया पर बाकायदा काम करना और गौर करना शुरू कर दिया और एक टीम बन गई जिसमें कि साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और साहिब समू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी शामिल थे। और मोहम्मद बिन हमाम कहते हैं कि हमने तैयारियां शुरू कर दी, और उसके बाद बात आगे बढ़ते हुए मजीद इस सिलसिले में इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा कि साहिब समू अमीर वालिद का ये अंदाज है कि वो प्लानिंग करते हैं और फिर वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं, बल्कि मैदान में उतर पड़ते हैं पूरी ताकत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। अच्छा, मजीद आगे चलते इस बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं जो कतरी प्रेस सेंटर के सदर हैं मोहतरम साद अल रुमैही जी। उन्होंने बताया कि जब ये बात सामने आई तो फिर ये इसको यूं जोड़ के देखें कि साहिब समू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी का ये नजरिया था कि दोहा को स्पोर्ट्स कैपिटल होना चाहिए, हमें बनाना है सिर्फ अरब स्पोर्ट्स कैपिटल नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कैपिटल हमें बनाना है दोहा को। और इसी नजरिए को और इसी सोच को लेकर के ये टीम आगे बढ़ी। और इस सिलसिले में उन्होंने मजीद कहा कि साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और साहिब समू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी ये दो वो शख्सियात हैं कि जिनका बड़ा अहम मरकजी और असासी किरदार है इस ख्याल को हकीकत में बदलने में। तो जनाब, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोई मुल्क अपनी जोग्राफियाई हदूद की वजह से छोटा या बड़ा नहीं होता है बल्कि अपने अज़्म और अपने इरादे और अपनी क़ुव्वत इरादे की वजह से छोटा या बड़ा होता है। और हमने देखा कि कतरी क़यादत इतनी मजबूत और बुलंद इरादों की मालिक है कि जो ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ ठान ली बल्कि उसके लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो भी करते हैं, जो प्लानिंग है वो बहुत ही मजबूत करते हैं। और इस सिलसिले में मज़ीद मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि किस तरह की प्लानिंग
की गई थी। फिलहाल तो हम कतर की फुटबॉल टीम की तैयारियों के बारे में बात करते हैं, जो कि मुख्तलिफ दोस्ताना मैचेस खेल चुकी है और इस सिलसिले का आखिरी मुकाबला उसका पनामा के साथ हुआ, जो कि उसने 1 के मुकाबले 2 गोल से जीता, जो कि स्पेन के शहर मार्बिया में खेला गया था, जहां पर उसका कैंप लगाया गया था गुज़िश्ता अक्टूबर से, और वहीं पर उसने मुख्तलिफ टीमों के साथ दोस्ताना मैचेस खेले, जिसमें होंडुरास की टीम है जिसको कि 1-0 से शिकस्त दी। मोइज़ अली ने गोल किया था। उससे पहले निकारागुआ को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया था और ग्वाटेमाला को 2-0 से शिकस्त दी थी। इसके बाद अब आ जाएगी कतरी टीम वापस यहां पर और स्पायर जोन में उसका लगेगा कैंप, लेकिन इसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी और इस बंद कैंप में टीम तैयारी करेगी, क्योंकि 20 तारीख को उसको अपना पहला मैच खेलना है इक्वाडोर के खिलाफ। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी से बहुत से लोग अभी तक तिल मिलाए हुए हैं और उनको आज तक ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक छोटा सा अरब मुसलमान मुल्क कैसे मेजबानी कर सकता है इस ग्लोबल इवेंट की, और वो मुख्तलिफ किस्म की झूठी रिपोर्ट्स, बेबुनियाद रिपोर्ट्स अपने यहाँ अपने अपने मुल्कों में, जिनकी तादाद तकरीबन 10 बनती है, वहाँ पर नशर कर रहे हैं, वहाँ पे शाये कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कतर के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर सकें। लेकिन आप कोई सूरज चमक रहा है तो आप उसके सामने कितना बड़ा पर्दा लगा लेंगे, उसकी रोशनी तो छन के आएगी ही आएगी। कतर की जो कामयाबियां हैं वो आप मुंह बोलता सबूत हैं, और उसने जो इस्लाहात, जो रिफॉर्म्स की हैं लेबर के शोबे में स्पेशली, उसको दुनिया मानती है। और दुनिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आती है, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन और फीफा जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वर्ल्ड कप की, तो जब फीफा ने कहा कि नहीं, हमारे जो मुतालबे थे वो पूरे किए गए, जब आईएलओ ने कहा कि हमारे जो मुतालबे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और बड़ी हद तक वो मुकम्मल हो चुके हैं और हम सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप यहाँ वहाँ किसी अखबार में लिख लेंगे तो क्या होगा। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कतर को हर जानिब से सपोर्ट मिल रही है इस तरह की कैंपेन के खिलाफ। जीसीसी ने सपोर्ट की, अरब लीग ने सपोर्ट की, और उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदा शख्सियात ने सपोर्ट की। जर्मनी की वजीर दाखिला, जिन्होंने कि एक मौके पर यह बयान दिया था जो कि कतर के खिलाफ था, वो अगले ही चंद दिनों के बाद यहाँ दोहा में आई और यहाँ आकर के उन्होंने माजरत की और अपने बयान को वापस लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास मालूमात सही नहीं पहुंची थी। तो अब जो अरब फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसमें कि तमाम अरब मुल्कों की जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उसने आज ये बयान जारी किया है कि वो पूरे तौर पर कतर के साथ है, कतर वर्ल्ड कप के साथ है, और उन्होंने कहा कि ये जो कैंपेन चल रही है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त हो नहीं रही कि एक अरब मुल्क, एक छोटा सा मुल्क इतना बड़ा इवेंट कैसे कर सकता है, लिहाजा वो उसको बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। इस एसोसिएशन के या इस इत्तेहाद के बयान में कतर की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसे और यकीन का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि वर्ल्ड कप की तारीख में कतर का फुटबॉल वर्ल्ड कप एक नुमायां, यादगार और शानदार वर्ल्ड कप होगा। कतर की टीम की सपोर्ट के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं दोहा में, और उसमें मुझे यकीन है कि आप सब भी शरीक हैं। इन्हीं में से एक जो चीज हुई है वो ये है कि अल अन्नाबी विलेज नामी एक विलेज खोला गया है जो कि है मुशेरिब में, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका इफ्तिताह जो हुआ मुशेरिब में, ये हुआ था जी कल 8:22 पर। अब रात के जब 8 बजते हैं तो हम उसको कहते हैं 20 और 22 तो वाजे है, तो यानी कि 20:22 यानी कि 2022। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्यारा सा इशारा था इस वर्ल्ड कप की जानिब। तो जनाब 20:22 यानी कि 8:22 पर इसका इफ्तिताह हुआ है,
اور اس موقع پر قطر کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ بھی بجایا گیا. اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ آپ جا کے جن میں شریک ہو سکتے ہیں. بچوں کو لے جا کر کے جایا جا سکتا ہے وہاں پر اور بچے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ قطر کی فٹ بال ٹیم کی جو کامیابیاں ہیں اب تک کی وہ بھی وہاں پر ڈسپلے کی جا رہی ہیں. آپ جائیں گے وہاں پہ تو دیواروں پہ آپ کو بہت سارے پرانے جو اخبارات ہیں ان کی کٹنگز لگی نظر آئیں گی جس میں کہ آپ کو قطر کی فٹ بال کی ترقی کے بارے میں مختلف خبریں, مختلف آرٹیکلز اور مختلف فوٹو وغیرہ آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ قطر نے 2 دفعہ گلف کپ جیتا ہے, ایک تو 11واں ایڈیشن اور ایک 17واں ایڈیشن. اس کے علاوہ ایشیا کپ جو کہ 2019 میں جیتا تھا, کون بھول سکتا ہے اس کو, جو کہ UAE میں ہوا تھا. یہ تینوں کپ بھی وہاں پر ڈسپلے کیے گئے ہیں تو آپ ان کپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر جو قطر کی ٹیم کی جرسیز جو مختلف زمانوں میں الگ الگ طرح کی الگ الگ ڈیزائن کی رہی ہیں ان کو بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور ان جرسیوں پر جو قطر کے جو لیجنڈز ہیں ان کے بھی سگنیچر ملیں گے آپ کو, اور جو موجودہ جو کھلاڑی ہیں ان کے بھی سائن دستخط آپ کو ملیں گے. اب ایک اور ورلڈ کپ کا رخ کرتے ہیں اور یہ ہے ورلڈ کپ ICC T20 ورلڈ کپ کرکٹ کا. اور یہاں پر آج بہت بڑے بڑے الٹ پھیر ہوئے ہیں, ایسے الٹ پھیر کہ جو کہ آدمی سوچتا ہے تو سوچتا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یار واقعتاً کرکٹ جو ہے نا ایک بڑی دغا دینے والی گیم ہے کہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے. کچھ ایسا ہی ہوا آج ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. نیدرلینڈز اور ساؤتھ افریقہ کے درمیانی میچ تھا اور اس میچ پر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا تھا اور پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے جو امکانات روشن ہو سکتے تھے اور بنگلہ دیش کے بھی, وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتے تھے کہ نیدرلینڈز ساؤتھ افریقہ کو ہرا دے. لیکن سبھی کرکٹ پنڈتس کا کہنا تھا کہ ایسا ہونا بڑا ہی مشکل ہے, لیکن ایسا ہو گیا. نیدرلینڈز نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا 13 رن سے. پہلے کھیلتے ہوئے 158 رن بنائے 4 وکٹوں پر نیدرلینڈ نے, اور جواباً ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 145 رنز ہی بنا سکی 8 وکٹوں پر. اوور ہو کے ختم اور ساؤتھ افریقہ 13 رن سے ہار کر کے خود ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا. لیکن امیدیں جگا گیا کس کی؟ بنگلہ دیش اور پاکستان کی. ان دونوں ٹیموں کے درمیان اگلا میچ, اور یہ میچ کوارٹر فائنل جیسا تھا, ناک آؤٹ, یعنی کہ جو ہارا وہ باہر. چانس بنگلہ دیش کے پاس بھی تھے سیمی فائنل میں پہنچنے کے اور اتنے ہی چانس تھے پاکستان کے پاس. بنگلہ دیش آج بلے بازی میں سوائے ایک کھلاڑی کے شانتو کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی جم کر ٹک کر نہیں کھیل سکا, جبکہ پاکستان کے اسٹار بالر شاہین شاہ آفریدی آج لے میں نظر آئے. پچھلے میچ میں بھی انہوں نے اچھی گیند بازی کی تھی اور آج انہوں نے 4 وکٹیں لے کر کے اس میچ میں ایک بنیادی کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا. ان کی شاندار بالنگ کی وجہ سے بنگلہ دیش کی ٹیم صرف 127 رن ہی بنا سکی, جس میں کہ 127 میں سے 54 رن تو صرف اوپنر نجم الحسین شانتو کے تھے. 128 رن کا ہدف تھا جو کہ اتنا بڑا نہیں تھا, اگرچہ پاکستانی ٹیم پر دباؤ بنایا جا سکتا تھا جب پہلے ہی اوور کی تیسری بال پر ایک آسان سا کیچ وکٹ کیپر نے پاکستان کے وکٹ کیپر اوپنر محمد رضوان کا چھوڑ دیا, اور یہ کیچ اگر وہ لے لیتے تو شاید پاکستانی ٹیم کو دباؤ میں لایا جا سکتا تھا, اگرچہ پھر بھی یہ ٹارگٹ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. محمد رضوان بہرحال اس جیون دان کے بعد 32 رن انہوں نے بنائے. بابر اعظم نے 25 رن بنائے. رن آؤٹ ہو گئے محمد نواز, تیسرے کھلاڑی جو کہ تیسرے نمبر پر آئے تھے 4 رن بنا کر کے. محمد حارث نے آج بھی ایک اچھی پاری کھیلی اور اس وقت جو ہلکا سا دباؤ پاکستانی ٹیم محسوس کر رہی تھی اس سے اس کو نکالا. 18 بالوں پر تیز رفتار 31 رن بنائے, اور شان مسعود نے پھر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. 14 بال میں 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. افتخار احمد آئے گئے 1 رن پہ, اور شاداب خان آئے تو صحیح لیکن ان کو کسی بال کو فیس کرنے کا موقع نہیں ملا, اور یہ میچ 19ویں اوور کی پہلی بال پر ختم ہو گیا اور پاکستان جیت گیا اس مقابلے کو 5 وکٹوں سے اور پہنچ گیا سیمی فائنل میں.
एक और मैच भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान था और भारत में सूर्य कुमार ने आज जबरदस्त पारी खेली उन्होंने, और वो भारत की जानिब से T20 इंटरनेशनल्स में एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सिर्फ T20 की बात कर रहा हूं, और ये आज ही जब वो खेल रहे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ 25 बॉलों में उन्होंने शानदार 61 रन बनाए। अब 1020 रन उनके हो चुके हैं 28 इनिंग्स के बाद, और आज की पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 शानदार छक्के लगाए, और उनकी इस पारी की वजह से भारत 186 रन बना सका। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 115 रन ही बना सकी और 71 रनों से भारत ये मुकाबला जीत गया, और इस तरह से वो अपने ग्रुप में टॉप पर आ गया। तो अब सूरत हाल ये है कि अब बुध को होगा पहला सेमीफाइनल, जो कि खेला जाएगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान। न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में टॉप पर है, इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है, और यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था। तो इंग्लैंड खेलेगा अब भारत से और पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड से। बुध को जो मैच है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है, और अगले दिन का जो मैच है वो है इंग्लैंड और भारत का। दोनों मैचों के लिए एक एक रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी कि अगर बारिश वगैरह हो गई तो एटलीस्ट एक दिन और रखा गया है कि उसमें मैच करवाया जा सके। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक खबर जो कि अच्छी खबर नहीं है, और ये खबर है गुनाथिलका के हवाले से, जो कि जिनके ऊपर इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने किसी खातून से बदतमीजी की सिडनी में, और उनको अरेस्ट कर लिया गया आज सुबह, जो कि हैं श्रीलंका के बल्लेबाज। और जाहिर है कि ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये उम्मीद की जाती है कि खिलाड़ी जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ख़ासकर जो यंग बच्चे हैं वो बहुत फॉलो करते हैं, कि उनका जो रवैया होगा पब्लिक में और प्राइवेट भी वो बहुत अच्छा होगा, ताकि लोग उनको आइडियल अपना बना सकें। बहरहाल जी, हम यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम हद्दाद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।